बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस कादी फायसा केस में एक मुख्तसर फ़ैसला अनाउंस होने के बाद अब इस बात का बड़ी ही शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा है कि अदालत उज़्मा का जस्टिस कादी फायसा केस में तफसीली फ़ैसला क्या होगा और यह तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कब जारी किया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कादी फायसा केस में मुमकिन तफसीली फ़ैसले की डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथी हमारे दोस्त अदील वड़ाइच ने चंद दिन पहले वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम का इंटरव्यू करते हुए उनसे ये सवाल पूछा कि आप क्या समझते हैं कि अदालत उज़्मा का जस्टिस कादी फायसा केस में मुमकिन तौर पर तफसीली फ़ैसला क्या हो सकता है। अदील वड़ाइच के इस सवाल का फ़रोग़ नसीम ने क्या जवाब दिया, सबसे पहले वज़ीर कानून का वो जवाब आप नाज़रीन को सुनाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट के मुमकिन फ़ैसले पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ये आप नाज़रीन सुने कि अदील वड़ाइच के सवाल का फ़रोग़ नसीम ने एग्जैक्टली क्या जवाब दिया था। सिवाय इसके कुछ नहीं कहूँगा कि जो 7-3 का जजमेंट था, ओरिजिनल जजमेंट, वो तो यही था, उसके अंदर यही लिखा गया था। और अब जो 6-4 का जजमेंट मेजॉरिटी आएगा वो क्या होगा, वो नेचुरली वो वही होगा कि वो 7-3 का जो मेजॉरिटी जजमेंट है उससे इख्तलाफ करेगा और जो माइनॉरिटी का जजमेंट था उसको रीइटरेट करेंगे। लेकिन ये क़याफ़ा है। तो नाज़रीन, आपने सुना कि अदील वड़ाइच के सवाल पर फ़रोग़ नसीम का जवाब ये था कि जो 19 जून का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था जिसमें 7 जजेस ने ये फ़ैसला दिया कि लंदन असासों की ख़रीदारी के मामले की तहकीकात FBI करेगा, लेकिन 3 जजेस ऐसे थे जिसमें जस्टिस मकबूल बाक़िर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी शामिल थे। इन 3 जजेस ने 7 जजेस के फ़ैसले के साथ इख्तलाफ किया था। फ़रोग़ नसीम का ये कहना था कि जो 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फ़ैसला सुनाया है जिसमें नज़रसानी की दरख्वास्तों को एक्सेप्ट किया गया है, इस मुख्तसर फ़ैसले में 6 जजेस ने जस्टिस कादी फायसा के हक़ में फ़ैसला सुनाया और 4 जजेस ऐसे हैं जिनका फ़ैसला जस्टिस कादी फायसा के ख़िलाफ़ था। तो फ़रोग़ नसीम का ये कहना था कि नेचुरली सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला ये होगा कि 6 जजेस 7 जजेस के फ़ैसले के साथ इख्तलाफ करेंगे। लेकिन फ़रोग़ नसीम का मज़ीद ये भी कहना था कि 19 जून के फ़ैसले में इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजेस जस्टिस मकबूल बाक़िर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी अब तफसीली फ़ैसले में अपने इख्तलाफी नोट को दोबारा से रीआइट्रेट करेंगे। जो बातें इन तीनों जजेस ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखी थी, अब तफसीली फ़ैसले में भी उन बातों को शामिल किया जाएगा। तो इशारा ये दिया गया, हिंट ये दिया गया है वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की जानिब से कि जो तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कादी फायसा केस में जारी करेगी वो कमोबेश वही फ़ैसला होगा जो जस्टिस याह्या अफरीदी का, जो जस्टिस मकबूल बाक़िर का और जो जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट था। तो अब आप नाज़रीन के साथ मैं ये शेयर करूँगा कि 19 जून के फ़ैसले में जस्टिस याह्या अफरीदी का इख्तलाफी नोट क्या था और मुमकिन तौर पर वही सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला हो सकता है, जैसा कि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम भी कह रहे थे। 19 जून के फ़ैसले में जस्टिस याह्या अफरीदी का ये कहना था कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आइन के आर्टिकल 209 के तहत अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम रहे। सदर मुमलिकत ने रेफरेंस पर अपनी लीगल ओपिनियन कायम करने की बजाय वज़ीर आज़म इमरान खान की एडवाइस की ताबेदार की और उसी एडवाइस के ऊपर रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भिजवा दिया। आगे लिखा गया है कि चूँकि इस रेफरेंस की बुनियाद ही गलत थी तो लिहाजा इस रेफरेंस को कलअदम करार दिया जाता है। जासूसी और जस्टिस कादी फायसा की निगरानी के मामले पर इस फैसले में जस्टिस याह्या अफरीदी ने बात तो की है, लेकिन हतमी तौर पर कोई भी फाइंडिंग हुकूमत के ख़िलाफ़, शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ या वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम के ख़िलाफ़ याह्या अफरीदी की जानिब से नहीं दी गई। लेकिन फ़ैसले में याह्या अफरीदी ने यह ज़रूर लिखा है कि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म शहजाद अकबर और FBI के अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया जाता है, क्योंकि इन तमाम लोगों ने, मज़कूरा बाला लोगों ने इनकम टैक्स कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो लिहाजा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आगे चल के जैसे याह्या अफरीदी अपने इख्तलाफी नोट में भी लिखते हैं कि किसी भी वज़ीर को अपने ज़ाती फेल के ऊपर किसी किस्म का इस्तिस्ना हासिल नहीं है। आगे चल के फैसले में याह्या अफरीदी ये लिखते हैं कि जजेस का एहतसाब भी ज़रूरी है, लेकिन जजेस का एहतसाब बिला इम्तियाज़ होना चाहिए, कानून के मुताबिक होना चाहिए, तरीक़ाकार के मुताबिक होना चाहिए, तो इससे अदलिया की आज़ादी मज़ीद मजबूत होगी।
یہ تو تھا ناظرین جیسے یحییٰ افریدی کا اختلافی نوٹ جو ممکنہ طور پہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ بھی بن سکتا ہے، لیکن جسٹس مقبول باقر اور جسٹس یحییٰ افریدی کا جو فیصلہ تھا، جو اختلافی نوٹ تھا، وہ زیادہ سخت تھا۔ اس میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف آبزرویشن تھی، صدر مملکت عارف الوی کے خلاف آبزرویشن دی گئی ہے، اسی طرح سے وزیر قانون اور شہزاد اکبر کے خلاف بھی سخت جو ہے وہ سخت آبزرویشن کا اظہار کیا گیا ہے۔ جسٹس مقبول باقر اپنے فیصلے میں یہ لکھتے ہیں کہ اس مقدمے میں صدر مملکت عارف الوی کا کردار آئین کے آرٹیکل نہ تو 209 کے مطابق تھا، بلکہ آرٹیکل 90 اور 91 کی بھی صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے خلاف ورزی کی گئی ہے۔ مزید یہ لکھا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے بھی ریفرنس بھیجنے سے پہلے وفاقی کابینہ سے ریفرنس کی منظوری نہیں لی تھی۔ عدالتی فیصلے میں جو قانونی اقدامات نوٹ کیے گئے ہیں، جو غیر قانونی اقدامات نوٹ کیے گئے ہیں، ان تمام اقدامات کی ذمہ داری وزیر اعظم عمران خان، وزیر قانون فروغ نسیم اور شہزاد اکبر پر عائد ہوتی ہے۔ فیصلے میں مقبول باقر مزید یہ لکھتے ہیں کہ وزیر قانون اور شہزاد اکبر انکم ٹیکس قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کی صدر مملکت کو ریفرنس کی ایڈوائس بدنیتی پر مبنی تھی۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے توہین عدالت کی ہے۔ فردوس عاشق اعوان نے عدلیہ کے حوالے سے تذلیل امیز اور تضییق امیز جو ہے وہ ریمارکس دیے۔ بلا شبہ ریفرنس کی تیاری میں بدنیتی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا۔ آگے چل کے جسٹس مقبول باقر یہ بھی لکھتے ہیں کہ ریفرنس کا عام مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ فیض آباد دھرنے کیس میں جو فیصلہ دیا گیا ہے، اس فیصلے کے خلاف جو نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی ہے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ نظر ثانی کی درخواستیں جسٹس قاضی فائزہ نہ سن سکیں، انہیں جج کے عہدے سے ہٹایا جائے، اس مقصد کے لیے یہ ریفرنس دائر کیا گیا۔ آگے چل کے جسٹس مقبول باقر اپنے اختلافی نوٹ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس اجتماعی کوشش میں، یعنی جسٹس قاضی فائزہ کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی کوشش میں، صدر مملکت عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، وزیر قانون فروغ نسیم، چیئرمین ایسڈ ریکوری یونٹ شہزاد اکبر اور سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان شامل ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مشترکہ ایفرٹس کی گئی ہے جسٹس قاضی فائزہ کو جج کے عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے۔ جاسوسی کے حوالے سے بھی جسٹس مقبول باقر نے اپنے اختلافی نوٹ میں سخت آبزرویشن دی تھی۔ جسٹس مقبول باقر کا یہ کہنا تھا کہ ججز کی جاسوسی کے حوالے سے 22 سال پہلے اسی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے آج بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور عدالتی فیصلے کی ایسی توہین قوم اپنا نیشنل ایک خطرہ ہے، عدلیہ کی آزادی کی تباہی کے مترادف ہے، اور آئین پاکستان کے بھی منافی ہے۔ لیکن جسٹس مقبول باقر اپنے فیصلے کے اختتام میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ 7 ججز کے فیصلے میں، جس میں لندن اثاثوں کی تحقیقات FBI کو سپورٹ کی گئی، کیونکہ اہلیہ سرینا عیسیٰ اس مقدمے میں فریق نہیں تھی، لیکن فریق نہ ہونے کے باوجود ان کے خلاف یہ فیصلہ دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اہلیہ سرینا عیسیٰ کو کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا، باقاعدہ طور پر انہیں سمن کرنے کا نوٹس بھی نہیں دیا گیا تھا، تو کسی شخص کو نوٹس دیے بغیر کس طرح سے ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے جسٹس مقبول باقر نے اپنے اختلافی نوٹ میں، اور یہ اختلافی نوٹ ناظرین پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ نے نظر ثانی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ مقبول باقر اپنے اختلافی نوٹ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ FBI کو یہ معاملہ بھیجنے سے پہلے سرینا عیسیٰ سے یہ پوچھا بھی نہیں گیا کہ آیا کہ اس معاملے کو FBI کو بھیجا جائے یا اس معاملے کو FBI کے پاس نہ بھیجا جائے، ان کی جو کنسنٹ ہے وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ کیا تھا۔ آپ جب یہ ڈیٹیل سنیں گے تو آپ ناظرین کو بھی ایسے لگے گا کہ جیسے یہ جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ نہیں بلکہ نظر ثانی کی درخواستوں پر سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اپنے تفصیلی فیصلے میں لکھتے ہیں کہ اثاثہ جات ریکوری یونٹ یعنی ایسٹ ریکوری یونٹ کا قیام قانون کے بغیر عمل میں لایا گیا۔ اثاثہ جات ریکوری یونٹ کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ قانون کی عدم موجودگی میں چیئرمین ایسٹ ریکوری یونٹ شہزاد اکبر اور اس ادارے کے اس یونٹ کے ممبران کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ آئین وزیر اعظم کو معاون خصوصی کی تعیناتی کا اختیار فراہم نہیں کرتا، یعنی جو وزیر اعظم عمران خان نے شہزاد اکبر کو معاون خصوصی لگایا تھا، اس کا وزیر اعظم عمران خان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ اور اگر تفصیلی فیصلے میں اس بات کو دوبارہ سے ری آئیٹریٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنے بھی معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم عمران خان کے، وہ تمام کے تمام اپنے عہدوں سے فارغ ہو جائیں گے۔ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے فیصلے میں The Constitution does not provide for the appointment of any special assistant to the Prime Minister. ریفرنس کی تیاری کے لیے غیر قانونی طریقے سے مواد اکٹھا کیا گیا، جج اور ان کے خاندان کی جاسوسی کی گئی،
जासूसी और निगरानी किसी जज की जासूसी और निगरानी एक ऐसे जमहूरी माशरे की बुनियादों को हिला देती है जिसकी बुनियाद कानून की हुक्मरानी पर हो। आगे चल के फैसले में लिखा गया है कि जज और फैमिली की जासूसी या निगरानी करने का मामला इंतहाई तशवीशनाक है। जासूसी करना दरअसल किसी भी शख्स की आज़ादी को धमकी देने के थ्रेट करने के मुतरादिफ है। रियासत के पास शख्सी आज़ादी को इंक्रोच करने का कोई अख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान, यानी वज़ीर आज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मैं जब बोलता हूँ तो इमरान खान का लफ्ज़ जो है, इमरान खान का नाम जो है वो अपने आप वज़ीर आज़म के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर वही हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने रेफरेंस से मुतल्लिक़ मालूमात का जायज़ा लेने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। जायज़ा लिए बगैर ही वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भिजवाने की एडवाइस कर दी। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने मामले पर शहजाद अकबर को कार्रवाई की ज़बानी अहकामात दिए। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम जो कि मारूफ वकील भी हैं, उन्होंने भी इंक्वायरी पर कोई एतराज़ नहीं किया था। फ़रोग़ नसीम ने समरी में लिखा कि जज ने मिसकंडक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी की है। वज़ीर आज़म के इल्म में लाए बगैर शहजाद अकबर ये तमाम इक़दाम करते रहे। सदर मुमलिकत ने भी अपना सवाबदीदी अख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। आइन और कानून की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम, शहजाद अकबर और लीगल एक्सपर्ट और एसेट रिकवरी यूनिट के लीगल एक्सपर्ट की जानिब से गैर ज़रूरी इक़दाम उठाए गए। इस मामले पर गैर ज़रूरी जल्दबाजी का मुज़ाहरा किया गया। आखिर में लिखा गया है कि रेफरेंस की तैयारी में बदनीयती शामिल थी और ऊपर जिक्र करदा तमाम किरदार यानी वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम, शहजाद अकबर और एसेट रिकवरी यूनिट के जो लीगल एक्सपर्ट हैं, इन तमाम किरदारों के ऊपर इस सारे मामले की गैर कानूनी इक़दाम की लाइबिलिटी जो है वो फिक्स की जाती है। आगे चल के ये लिखा गया है कि बदनीयत पर मबनी इन इक़दाम का बोझ जो है वज़ीर आज़म इमरान खान के कंधों पर आता है। वज़ीर आज़म ने जस्टिस काजी फायसा की बरतरफी के हवाले से मुनफरद नज़रसानी की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। तमाम ज़िम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लिया जाए, यानी वो ज़िम्मेदारान जिन्होंने जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ रेफरेंस का मवादा इकट्ठा किया, रेफरेंस तैयार किया और बाद अज़ां उस रेफरेंस को दायर किया गया, तो इन तमाम ज़िम्मेदारान के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। और ये मामला जस्टिस मंसूर अली शाह डायरेक्ट कर रहे हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा जाए ताकि वो इस मामले पर फर्दर जो है वो अहकामात जारी कर सकें। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ये भी लिखते हैं कि जस्टिस काजी फायसा की अहलिया सरीना ईसा इस मुकदमे में फरीक नहीं थी। अदालत की जानिब से उन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया था, लेकिन चूंकि जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया गया है, तो रेफरेंस वाला मामला तो ख़त्म हो गया। लेकिन जहाँ तक लंदन असासों की तहकीकात का मामला है, तो FBI को कार्रवाई के लिए किसी किस्म की इजाज़त दरकार नहीं है। यानी फैसले में मंसूर अली शाह ये लिख रहे हैं कि रेफरेंस कलअदम होने के बाद FBI अगर अहलिया सरीना ईसा के लंदन असासों की तहकीकात करना चाहता है, कार्रवाई करना चाहता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म की ज़रूरत नहीं है, चाहे ये मामला किसी सुप्रीम कोर्ट के या आला अदलिया के जज की अहलिया का ही क्यों ना हो या उनके बच्चों का ही क्यों ना हो। आगे चल के जस्टिस मंसूर अली शाह ये लिखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल भी किसी भी जज के मामले पर अपना सो मोटो का अख्तियार इस्तेमाल करने की मुकम्मल तौर पे मजाज है, मुकम्मल तौर पे आज़ाद है। किसी ने भी इस मुकदमे में ये आर्गूमेंट्स पेश नहीं किया कि इस मामले के ऊपर FBI और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने में गुरेज़ा हैं। ये नाज़रीन वो फैसला है मुमकिना तौर पर जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम। लेकिन जाते जाते आप नाज़रीन को ये भी वाज़ेह कर दूँ कि ये मुमकिना तौर पर तफसीली फ़ैसला हो सकता है, लेकिन इसमें देखना ये भी होगा कि ये तो 3 जजेस का फ़ैसला है, जस्टिस मकबूल बाकिर का, जस्टिस मंसूर अली शाह का और जस्टिस याया अफरीदी का। देखना ये होगा कि इस फैसले के साथ या जस्टिस इन तीनों जज साहबान के फैसलों के साथ जो बाकी 3 जजेस हैं, जिसमें जस्टिस मंजूर मलिक हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल हैं, क्या वो इन ऑब्जर्वेशन के साथ जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, वज़ीर कानून के ख़िलाफ़ हैं, शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ हैं, क्या वो भी इन ऑब्जर्वेशन के साथ इत्तफ़ाक़ करते हैं, या फिर वो उस फैसले के साथ सिर्फ इसी हद तक इत्तफ़ाक़ करते हैं कि इस मामले की तहकीकात FBI को देना गैर कानूनी हुक्म था और सिर्फ इसी फैसले को वापस लिया जाए। और इसके अलावा जितनी भी डायरेक्शन है या जो ऑब्जर्वेशन है इन तीनों जज साहबान के इख्तलाफी नोट में, हो सकता है कि वो तीनों जजेस इस फैसले के साथ जो है वो इत्तफाक ना करें। तो नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।